जैसा कि मैंने आपको पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स बताए थे। हालांकि मैंने तीनों यूनिट्स के टॉपिक्स बताए थे आपको। तो फर्स्ट यूनिट का जो हमारा टॉपिक था वो उसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का, उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का अर्थ अगर हम लें सीधे शब्दों में या साधारण शब्दों में, तो जब हम जाति, संस्कृति या सभ्यता के आधार पर जो लोग संगठित है या एक क्षेत्र विशेष में या भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसे लोगों को हम राष्ट्र का नाम देते हैं, जिनकी सांस्कृतिक जड़ें कहीं ना कहीं जाकर एक है। आज वो हो सकता है आज विभिन्न जातियों, संप्रदायों, वर्गों में वो विभाजित हों, लेकिन उनका जो सांस्कृतिक या ऐतिहासिक जो जड़ है या उनका एक केंद्र बिंदु है वो समान रहा है। तो ऐसे लोग राष्ट्र, और जब ऐसे लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों को भूलकर या व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर या व्यक्तिगत स्वार्थों की अपेक्षा राष्ट्र के स्वार्थों को या राष्ट्र के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, तो ऐसी भावनाओं को ही हम राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। राष्ट्रवाद कोई एक फिक्स क्राइटेरिया को निर्धारित नहीं करता है, या हम राष्ट्रवाद को किसी निश्चित ढांचे में नहीं रख सकते। समय समय पर हम या हमारे द्वारा राष्ट्रवाद के उपलक्ष्य में विभिन्न परिवर्तन आते हैं। हमारी भावनाओं को हम समय समय पर प्रदर्शित करते हैं। अगर हम अंग्रेज़ों के द्वारा शासित भारत की बात करें, गुलाम शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा मैं, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो शासित भारत था, उस भारत में अगर आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप एंटी नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। और अगर आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप साधारण शब्दों में राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के समर्थक हैं। या किसी स्थानीय भाषा में आप का प्रयोग कर रहे हैं या स्थानीय भाषा का में आप अपने विचारों को रख रहे हैं तो भी आप राष्ट्रवादी हैं। कितना सिंपल सा, साधारण सा एक माध्यम है राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करने का। इसी तरह अगर आज हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम चाइना, जो कि हमारे यहाँ शत्रु राष्ट्र के रूप में शत्रु राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है वर्तमान समय में, अगर हम उसके एप्लीकेशंस को अनफॉलो कर दें, डाउनलोड नहीं करें, तो भी हम राष्ट्रवादी कहलाएंगे। हालांकि पूरी तरह से नहीं, सिर्फ 59 जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम अनफॉलो कर दें तो हम राष्ट्रवादी हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ लोग हमें राष्ट्र विरोधी की दृष्टि से भी देख सकते हैं। अभी हमने चाइनीज़ राखियों का बहिष्कार कर दिया तो भी हम राष्ट्रवादी कहला रहे हैं। ठीक है, तो समय के अनुसार उस समय भाषा की बात थी, सभ्यता की बात थी, उनकी संस्कृति की बात थी। आज आर्थिक राष्ट्रवाद के तौर पर हम उनके आर्थिक उत्पादों का बहिष्कार कर दें तो भी हम राष्ट्रवादी कहलाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि हमने उत्तर कोरिया को बहुत सारी मेडिसिन एक्सपोर्ट की है। उत्तर कोरिया हमारा मित्र नहीं है, हमारे मित्रों की श्रेणी में नहीं आता है, गिनती में नहीं आता है। वह चाइना के ज़्यादा नज़दीक है, चाइना उसका मित्रों की श्रेणी में आता है, चाइना उसकी मदद करता है। तो अब हमारा यह राष्ट्रवाद क्या कहेगा कि हमने हमारा जो राष्ट्र का शत्रु है उस शत्रु के मित्र की सहायता की है, तो राष्ट्रवाद कहाँ गया? तो यहाँ हम उसको मानव दृष्टिकोण से देखेंगे। यहाँ हम अगर उसको राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में कोई भी कोविड ग्रसित व्यक्ति दवाइयों की कमियों से मरा नहीं है, या जो दवाइयाँ उसको उत्तर कोरिया को दी गई है उन दवाइयों की कमी से भारत में किसी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है। यानी हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम भारत की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं, और जो हमारे पास सरप्लस दवाइयाँ हैं उन्हें हम उत्तर कोरिया को हमने भेजा है ताकि हमारे देश के संबंध उनसे थोड़े से मधुर हो सकें, या मित्रवत नहीं तो शत्रु भी वो हमारा नहीं बने, क्योंकि हमारी अभी आवश्यकता है। तो ये भी हमारा राष्ट्रवाद है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद को आप कभी छोटी सी बात के लिए भी आप राष्ट्रवादी कहला सकते हैं, और उसी छोटी सी बात के लिए आप राष्ट्र विरोधी भी कहला सकते हैं। तो इसके लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको अगर इसका अर्थ बता रहा हूँ अर्थ में, तो राष्ट्र हित को सर्वोच्च स्तर पर रखना, राष्ट्र हित को सर्वोच्च स्थान पर रखना ही राष्ट्रवाद है। इसमें और बातें आ सकती हैं। राष्ट्रवाद भी कई बार, जब कट्टर राष्ट्रवाद की बात करें तो जैसा जर्मनी, इटली, जापान ने किया अपने राष्ट्र को आगे रखने के लिए, वह उनका राष्ट्रवाद था।
लेकिन वह एक तरह का नकारात्मक राष्ट्रवाद था, वह अन्य राष्ट्रों को कोई स्थान नहीं देता था, अन्य राष्ट्रों को कोई स्थान नहीं था। यानी उसके साथ उनका विरोधाभास रहता था। भारत का जो राष्ट्रवाद है या भारतीयों का जो राष्ट्रवाद है वह भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के हितों का भी ध्यान रखता है। तो जैसा समझने की बात है और कोई बात ऐसी नहीं। कट्टरता जहाँ आ जाती है वो चीज़ उस राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक है। जैसा कि आज जर्मनी में कोई हिटलर का नाम लेने वाला नहीं है, इटली में कोई मुसोलिनी का नाम लेने वाला नहीं है, उसका समर्थक कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये जो राष्ट्र हैं इनका राष्ट्रवाद दूसरे राष्ट्रों को नष्ट करना या उनकी संस्कृति को नष्ट करने से संबंधित हो सकता है, यहूदियों को, जैसे कि जर्मनी ने। लेकिन भारत का जो राष्ट्रवाद था या भारतीयों की जो राष्ट्रवाद की भावना है उसमें कहीं भी दूसरों को डिस्ट्रॉय करने की भावना नहीं आती। वह अपने राष्ट्र को आगे रखते हैं लेकिन अन्य राष्ट्रों के साथ भी सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी उदाहरण दिया, उत्तर कोरिया को हमने दवाई सप्लाई की है जबकि वो हमारा मित्र राष्ट्र नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक संभव हो सकता है दूसरों की मदद करने में भी आगे रहते हैं। आगे हम देखेंगे इसके उदय के जो कारण हैं उन कारणों को देखेंगे। राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण हैं सबसे पहले हम उनको देखें। कारण सबसे महत्वपूर्ण कारणों में एक है (1857) की क्रांति। एज यू नो, क्रांति शब्द जहां आ गया इसका मतलब है कि जो वर्तमान में जो सरकार कार्यरत थी उसके विरुद्ध कोई आंदोलन हुआ है। वो क्यों हुआ, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर वो जन कल्याण के लिए काम नहीं कर पा रही या जनता की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती है कोई सरकार, चाहे स्थानीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, तो जनता उसके प्रति आंदोलन करेगी और उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, क्रांति का। तो 1857 की क्रांति का कारण ये रहा कि न जनता अंग्रेजी शासन से प्रसन्न थी, खुश थी, और न ही उसके सैनिक जो भारतीय सैनिक थे वह अंग्रेजी शासन के प्रति किसी प्रकार से वफादार रह पा रहे थे, क्योंकि उनकी नीतियाँ ऐसी थी, धार्मिक और सामाजिक दोनों नीतियों को प्रभावित किया था उन्होंने। तो हम कहें 1857 की क्रांति सफल थी या असफल थी। पहला सवाल तो हमारे मन में यही आता है, क्रांति सफल थी या असफल थी। हालांकि देखा जाए अंग्रेजों के दृष्टिकोण से तो क्रांति असफल थी, अगर भारतीयों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो क्रांति सफल रही। उस क्रांति के माध्यम से, अब वो सफल कैसे रही या असफल कैसे रही, क्योंकि जो 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देने का या अंग्रेजों की सत्ता को नष्ट कर देने का, अंग्रेजों से सत्ता छीन लेने का, वह मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया। या पूरे भारतीयों को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक सूत्र में बांधने का जो कार्य करने की आकांक्षा थी या इच्छा थी वह भी सफल नहीं हो पाई। तो यहाँ तो क्रांति असफल रही, लेकिन अब सफल कहाँ रही? सफल ये क्रांति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना स्थापित करने में सफल रही। मात्रा किसी कम सीमा तक रही हो, वो कैसे कि पहली बार था जब सभी धर्मों, वर्गों या क्षेत्रों के लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध जहाँ जहाँ संभव हो सका वहाँ वहाँ उन्होंने क्रांति की, अंग्रेजों के शासन का विरोध किया, अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध किया। तो ये राष्ट्रवाद की भावना यही है। अंग्रेजों के लिए राष्ट्र का हित था, अंग्रेज प्रजा के साथ, राष्ट्र के साथ, राष्ट्र की संपदा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। भारत की संपदा को ब्रिटेन ले जा रहे थे, ब्रिटेन से लाकर महंगे दामों पर भारतीय जनता को बेच रहे थे। तो इस तरह के उद्देश्य को, इस प्रकार के राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की। तो वहाँ ये क्रांति क्या हो गई? सफल हो गई। उन्होंने सभी धर्मों को, सभी वर्गों के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। हालांकि संपूर्ण भारत की बात नहीं कर रहे हम, जहाँ जहाँ भी क्रांति हुई वहाँ वहाँ के लोगों ने आगे बढ़कर भी
राष्ट्रीय आंदोलनों में आगे जाकर भी भाग लिया या अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहला कारण रहा 1857 की क्रांति ने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का काम किया। आगे चलें, दूसरा कारण धार्मिक और सामाजिक सुधार। ये परतंत्र भारत की सबसे कमज़ोर कड़ी मानी जाती थी कि भारत धार्मिक और सामाजिक आधार पर विभाजित था, और इस डिवाइडेशन के कारण ही अंग्रेज़ों को एक मौका मिला और उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत संपूर्ण भारत पर धीरे 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 अपना नियंत्रण स्थापित किया। स्थापित ही की नहीं किया वरन उसको बढ़ाया भी, शोषण की मात्रा को भी बढ़ाया, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, भारत को आर्थिक रूप से खोखला करने का काम भी किया, क्योंकि भारत धार्मिक और सामाजिक आधार पर डिवाइडेड था। इसी डिवाइडेशन को समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ रेनेसा शब्द आपने सुना हुआ है। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जो परिवर्तन आए थे, अब हम कह दें शकों के आक्रमण के फलस्वरूप या मुगल आक्रमणों के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति में या सभ्यता में जो कुछ दुर्गुण आ गए थे या कुछ प्राचीन काल से भी थे, जातिगत आधार पर डिवाइडेशन, उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए ही रेनेसा का प्रभाव हुआ या पुनर्जागरण हुआ, और ये पुनर्जागरण करने का काम हमारे यहाँ किया गया। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के अलावा आगे आए रामकृष्ण मिशन 1897। इसके अलावा एनी बिसेंट, इन चार समाज सुधारक जिनको कहते हैं, बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक रहे हैं, इन्होंने अपनी क्रांति के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से भारतीय समाज में जो अव्यवस्थाएं या सामाजिक या धार्मिक जो कुरीतियाँ प्रचलित थी, उन कुरीतियों को दूर करने का काम किया। जैसा कि आपको पता है कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध या उसको समाप्त करने के लिए विलियम बेंटिंक की सहायता से कार्य किए, अंत में उसको समाप्त भी करवाया। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने जो शूद्र या समाज के निम्न वर्ग के जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया। इसके अलावा उन्होंने वैदिक संस्कृति का भी समर्थन किया। एनी बिसेंट ने भारतीय सभ्यता के पुनरुत्थान के लिए काम किया। तो इन चारों समाज सुधारकों ने, जबकि ये भारत की नहीं है, ये तीनों भारतीय हैं,
इन्होंने अपने घर से, परिवार से प्रारंभ किया और जो कमियां इन्हें दिखाई दी उन कुरीतियों का सामना करते हुए उनको दूर करने का प्रयास किया, ताकि भारत में जो डिवाइडेशन है जातिगत या धार्मिक आधार पर, सबसे पहले वो डिवाइडेशन दूर हो। उसके बाद हम आगे जो बड़ी विपदाएं हैं या जिनको हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना हो, सबसे बड़ी जो समस्या हमारे लिए थी उसका सामना बाद में किया जाएगा। पहले जो हमारे सामाजिक और धार्मिक जो कट्टरता है या धार्मिक और सामाजिक जो भेदभाव है उनको दूर करने के लिए प्रयास किया, और इनके परिणाम स्वरूप ये सारे परिवर्तन हमारे भारतीय समाज में आए, जो कि आगे जाकर भारतीयों के उत्थान के लिए या राष्ट्रवाद के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि संक्रमण काल था हमारे यहाँ। अब संक्रमण काल क्यों कहेंगे इसको? ये जो दो लोग हैं या ये तीन जो लोग हैं, ये भारतीय संस्कृति के समर्थक हैं। और ये जो व्यक्ति है वह पश्चिमी संस्कृति का समर्थक है। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। उद्देश्य एक है कि भारत में जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना या उनको दूर करना चाहते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं, आस्थाएं अलग हो सकती हैं, निष्ठा इनकी अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य इनका समान है, पवित्र उद्देश्य है। तो इसलिए इसको संक्रमण काल कहेंगे। कुछ लोग पश्चिमी संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग भारतीय संस्कृति के उत्थान की बात कर रहे हैं, या उसमें जो कमियां आ गई हैं या जो समय के अनुसार जो परिवर्तन नहीं हो पाए हैं उन परिवर्तनों को लाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। तीसरा कारण हम देखें, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। अब इसका कार्यकाल देखें पहले तो हर साल कोई ना कोई इसने काम ही ऐसा किया है कि इसको दमनकारी नीतियां उसकी कहलाती हैं। सबसे पहले इसने क्या काम किया कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी ICS, उन सिविल सर्विसेज की न्यूनतम एज मैक्सिमम जो एज थी वह प्रवेश करने की जो आयु थी वह थी 21 साल। 21 ईयर्स का व्यक्ति ये एग्ज़ाम देता था, लेकिन इसने परिवर्तन करने के बाद उस एज को कर दिया 19 ईयर्स। और आपको पता है कि भारतीय परिस्थितियों में इतनी जल्दी एजुकेशन कंप्लीट करना बड़ा आसान काम नहीं था, और जबकि एग्ज़ाम भी कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। तो ये एग्ज़ाम इंग्लैंड में होने के कारण और उम्र घटा दिए जाने के कारण अधिकतर भारतीय इस एग्ज़ाम को देने से चूक जाते थे या सफलता प्राप्त नहीं कर पाते थे। इसका भी भारतीयों ने बड़ा विरोध किया और इस आयु को वापस 21 साल करने की उन्होंने मांग की, लेकिन लॉर्ड लिटन ने ऐसा करने से मना कर दिया। दूसरा कारण रहा कि जब पूरे भारत में प्लेग फैल रहा था, ऐसे टाइम उन्होंने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार आयोजित किया। और यह आयोजन किया गया था क्योंकि इंग्लैंड की महारानी को भारत की रानी घोषित करने के लिए या अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। जबकि भारतीयों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही थी, सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए कई लोगों ने कहा कि जिस प्रकार रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, उसी प्रकार जैसे भारतीय जनता पीड़ित हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, उसी समय मिस्टर लिटन बड़े बड़े दरबारों का आयोजन कर रहे थे। इस बात ने भी या इस घटना ने भी भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति रोष उत्पन्न कर दिया। इसके अलावा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत सेंसरशिप लागू कर दी गई। सेंसरशिप जानते ही हो, सब मूवी देखते हैं आप लोग, सेंसर बोर्ड जानते ही हैं, आपको UA सर्टिफिकेट मिलता है फिल्मों को। वैसे ही ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत सेंसरशिप के माध्यम से
अंग्रेज सरकार ये चेक करती थी या तय करती थी कि कौन सी खबर पेपर में छपेगी और कौन सी खबर पेपर में नहीं छपेगी। ये सामान्य सी बात है कि अंग्रेज सरकार अपनी आलोचनाओं को पेपर में छपने से रोक देती थी और जो खबरें महत्वपूर्ण नहीं होती थी या अंग्रेजों की प्रशंसा में लिखी गई थी वे खबरें बड़ी आसानी से छप जाया करती थी। यानी भारत की सही या सच्चा विवरण पेपरों समाचार पत्रों में प्रकाशित न हो जाए, इसके लिए ये एक्ट लागू किया गया। इसके अलावा इन्होंने एक और भारतीय शस्त्र अधिनियम ये भी लागू किया। जैसा कि आपको पता है भारत में शस्त्रों के प्रति एक अलग ही भावनाएं रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ शस्त्र लेकर चलने में बड़ा सम्मान मानता है या उसको अपने आप को सुरक्षित मानता है। ऐसी कुछ भावनाएं हमारे भारतीयों की हैं। इसीलिए आज भी वर्तमान में भी सिख समुदाय को कटार लेकर चलने की संवैधानिक छूट मिली हुई है। संविधान के माध्यम से उनको ये धार्मिक छूट मिली हुई है। लेकिन अंग्रेजों के समय में भी ये छूट थी, लेकिन उसके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया कि अब इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस व्यवस्था लागू कर दी। लाइसेंस व्यवस्था लागू करने का परिणाम ये रहा कि एक तो लाइसेंस की जो शर्तें थी वो बेहद कठोर थी। साधारण व्यक्ति उन शर्तों का पालन नहीं कर सकता था। इसी कारण उसे या तो लाइसेंस रखना संभव नहीं था या फिर वो अगर हथियार रखता था तो उस पर बड़ी भारी राशि का जुर्माना लगाया जाता था, या वो हथियार नहीं रखेगा। यानी इस तरह की जो भावनाएं थी उनको दूर करने के लिए भी लोगों के माध्यम से ये शस्त्र अधिनियम लागू किया गया। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि भारत में राजपूतों में भी शस्त्र रखने की परंपरा है, जनसामान्य में भी शस्त्र रखने की परंपरा है। इसके अलावा सिखों में भी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो बिना शस्त्र के उन लोगों को राष्ट्र में परायापन महसूस होता था और उन्होंने इस अधिनियम का विरोध करना प्रारंभ किया। तो उपरोक्त 4-5 ऐसे कानून लाए मिस्टर लिटन, जिसके कारण भारत में उन्हें दमनकारी शासक या गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। आगे चले, हम आगे देखें। मुंह बंद रखो। इल्बर्ट बिल विवाद मिस्टर लिटन के बाद मिस्टर रिपन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए 1882 से 1884 तक। ठीक है, 1880 ठीक है, लॉर्ड रिपन इस टाइम भारत के गवर्नर जनरल हैं, ध्यान रहे। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में मिस्टर इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिस विधेयक यानी बिल के अनुसार ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी अंग्रेज जज के अलावा भारतीय जज भी ब्रिटिश हो या भारतीय उनके मुकदमों को सुन सकेगा और उनके लिए सजा का प्रावधान कर सकेगा। लेकिन अंग्रेजों ने एकता करते हुए या संगठित होते हुए इल्बर्ट बिल का विरोध प्रारंभ कर दिया। उनकी ये मांग रही कि भारतीयों के द्वारा भारतीय जजों के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई नहीं की जाएगी, जबकि ब्रिटिश जज के द्वारा भारतीय और ब्रिटिश दोनों मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी, सजा का निर्धारण किया जा सकेगा। और उनके इस संगठित विरोध के कारण, यानी अंग्रेजों के संगठित विरोध के कारण, अधिकारियों, सैनिकों, कर्मचारियों के विरोध के कारण भारत में यह बिल लागू नहीं हो सका। यानी भारतीयों को भारतीय जज मिल सकते हैं, लेकिन भारतीय जजों के द्वारा ब्रिटिश मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी, जबकि ब्रिटिश जजों के द्वारा भारतीय और ब्रिटिश दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। इस बिल विवाद ने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का काम किया। नेक्स्ट जो हमारा कारण है उसको हम देखें। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके द्वारा भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना का डेवलपमेंट होता है। आप देखेंगे कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी भारतीयों ने सेंसरशिप के विरोध में भारतीय समाचार पत्रों ने इतना जबरदस्त काम किया उस समय
भारतीयों की भावनाओं को संपूर्ण भारत में फैलाने के लिए कि अंग्रेजों के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए तैयार होना पड़ा। समाचार पत्र संवाद कौमुदी हो, मराठा हो, केसरी हो या बंगदूत हो, इन समाचार पत्रों के माध्यम से भी समाज सुधारकों ने या राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने अंग्रेजी शासन की कमियों को या खोखलेपन को उजागर करने का काम किया। वहीं आनंद मठ में भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या रविंद्रनाथ टैगोर के जो साहित्य हैं, उन साहित्य के माध्यम से भी भारतीयों की भावनाओं को या भारतीय गरिमा को विश्व के समक्ष लाने का जो कार्य किया गया, उससे भी संपूर्ण विश्व में भारत के प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आया, जिसने भारतीयों के पक्ष में माहौल निर्मित करने का कार्य किया, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी शासन की, अंग्रेजी आपको पता है अंग्रेज जो शासन व्यवस्था थी वह भारत में व्यापार के लिए आई थी, और भारत में अगर उसने कोई भी अच्छा काम किया है तो उसने निस्वार्थ भावना से बिल्कुल भी नहीं किया है। अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में रेलों का विकास किया गया, टेलीफोन, तार, बेतार, जो भी व्यवस्थाएं थी संचार के संबंधित, उन सभी साधनों का विकास करने का कारण उनके अपने आर्थिक हित रहे। अंग्रेजों को भारतीय कच्चे माल को बंदरगाह के माध्यम से ब्रिटेन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बंदरगाहों का विकास किया, रेल मार्गों का विकास किया, संचार व्यवस्थाओं का विकास किया। लेकिन जब भारतीयों ने इन साधनों में या इन व्यवस्थाओं में विशेषज्ञता प्राप्त की तो उन्होंने इन साधनों के माध्यम से अपने विचारों को भी संपूर्ण भारत में प्रसारित करने के लिए इनका प्रयोग किया, और जन जन की भावनाओं को, संपूर्ण भारत की भावनाओं को बनाने में इन साधनों का प्रयोग किया। संचार के साधनों का भी अपने आप में बड़ा योगदान रहा है भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए। नेक्स्ट बिंदु देखें आप, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर आप गरीब हैं और गरीबों के साथ रह रहे हैं तो आपको वो बात चुभेगी नहीं। आप अनपढ़ हैं और अनपढ़ों के साथ रह रहे हैं तो भी वो बात आपको चुभेगी नहीं। वो बात आपको कब चुभेगी, कब वो बात आपको चोट करेगी, जब आप गरीब हैं और किसी अमीरों की महफिल में जाकर आए हैं, अनपढ़ हैं, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से मिलकर आए हैं, उसका पढ़ना लिखना आपको प्रभावित करेगा। अच्छे कपड़े नहीं हैं आपके पास, किसी अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति से मिलकर आएंगे तो हो सकता है वो कुछ हद तक आपको प्रभावित करे। कुछ ऐसा ही भारतीयों के साथ भी होता है। भारतीय जब तक भारत में रहे तो उन्हें अपनी कमजोरियों का या अपने उन दुर्गुणों का पता नहीं लगता है, या अंग्रेजों को वो अच्छा मानते हैं, पश्चिमी सभ्यता को वो बेहतर मानते हैं भारतीय सभ्यता से। लेकिन जब भारत के लोग या भारत के जो प्रबुद्ध जन हैं जब विदेश की यात्रा करके आते हैं, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी या अन्य अन्य व्यक्ति जो हैं, जब वो भारत से बाहर जाकर अंग्रेजों के व्यवहार को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि एक्चुअल में अंग्रेजी सभ्यता या संस्कृति किस प्रकार से अच्छी है या संपूर्ण विश्व में किस प्रकार वो शासन कर रही है। और जो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं या अंग्रेज पद्धति से भारत में जो शासन किया जा रहा है वो उस पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। अंग्रेज संपूर्ण विश्व में व्यक्तिगत अधिकारों या मानव अधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में, सबसे पहले लोकतंत्र वहाँ आया, संसदात्मक शासन व्यवस्था वहाँ स्थापित होती है। ऐसा इंग्लैंड भारत में आते ही पुराणपंथी परंपरावादी हो जाता है, लोगों में आपस में फूट डालकर उनमें मतभेदों को बढ़ावा देकर शासन करने का प्रयास करता है। तो जब ये लोग पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आते हैं भारतीय लोग, तो उस सभ्यता से जब वो प्रभावित होते हैं तो उसकी अच्छाइयों को भारत में लाने का प्रयास भी करते हैं, और उस प्रयास के फलस्वरूप ही वे भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय या राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उसके बाद बहुत लोग गए, एम एन रॉय तक, मतलब बड़े बड़े लोग सारे जाकर, और उन्होंने वहाँ की सभ्यता या वहाँ की अच्छाइयों को भारत में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने का काम किया है, जिसके फलस्वरूप भारतीयों में भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। आगे देखें एक और,
अंग्रेजों को अपनी जाति का अत्यधिक अहंकार था। उनका मानना था कि अंग्रेज सिर्फ शासक बनने के लिए जन्म लेते हैं या मालिक बनने के लिए जन्म लेते हैं, वह किसी प्रकार से सेवक नहीं बन सकते या किसी प्रकार से उन पर शासन नहीं किया जा सकता। इसी कारण उन्होंने भारतीयों में शिक्षा देने का भी काम इसलिए किया कि उनको अच्छे सेवक प्राप्त हों, अच्छे गुलाम प्राप्त हों, उनके सहायक अच्छे हों, ताकि वो अपना जो शासन का कार्य वो बड़ी आसानी से कर सके। वह उच्च पदों के लिए भारतीयों को योग्य नहीं मानते थे। वह अंग्रेजों से जातिगत, रंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव करते थे भारतीयों के साथ और उन्हें अपने से निम्न स्तर का मानते थे। इन भावनाओं ने भी, इन विचारों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों में क्षोभ या गुस्से की भावनाओं को जन्म दिया, जो कि अंत में राष्ट्रवाद के रूप में परिणित होती हैं। और हमारा आज का जो अंतिम बिंदु है, और छोटे छोटे बिंदु और हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि राजनीतिक एकता। कांग्रेस की स्थापना जैसा कि आपको पता है 1885 में हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं था। अभी मैंने आपको कुछ सामाजिक संगठन बताए थे ऊपर, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज भी था, वेद समाज, देव समाज, बहुत सारे ऐसे समाज थे। लेकिन राजनीतिक संगठन भी रहे हैं कांग्रेस से पहले। उनमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मुस्लिम और पूना लीग, महाजन सभा, इन संगठनों ने, मैं लिख देता हूं आपको ताकि आपको ध्यान रहे। ये कुछ राजनीतिक संगठन है और आपके पेपर में सीधा सीधा पूछा भी जाता है। मैं आपको फिर बता दूं कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित किन्हीं 4-2 राजनीतिक संगठनों का नाम लिखिए। सीधा 20 शब्दों वाले प्रश्नों में ये आता है। तो इन संगठनों ने भी भारत की राजनीतिक एकता के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से व्यक्तिगत अधिकारों या लोकतंत्र की स्थापना के लिए मांग करना प्रारंभ किया। इनके संगठन छोटे ही थे, लेकिन एक बार इन्होंने जो प्रारंभ किया उसको बड़े आकार दिया कांग्रेस के द्वारा। कुछ संगठन आगे इसमें मर्ज हो गए, इसमें शामिल हो गए या इसको सहयोग करने लगे। यानी इन्होंने कांग्रेस के लिए बेस का काम किया, आधार का काम किया, और इन्होंने भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के लिए कई कार्य प्रारंभ किए, कई मांगे रखी, ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया और इनके द्वारा रखी गई मांगों के द्वारा भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। ये राष्ट्रवाद के उदय के कुछ प्रमुख कारण थे जिनका हमने आज अध्ययन किया है। इन राष्ट्रवादी उदय के कारणों को ध्यान में रखते हुए हम कल आगे और पढ़ेंगे नया टॉपिक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवाद सीमित नहीं है। अभी भी आप राष्ट्रवाद को छोटी छोटी बातों से भी व्यक्त कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसके लिए जान ही दी जाए। हम राष्ट्र में रहकर भी राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। आप वोट देकर भी अपने राष्ट्रवाद की भावना का परिचय दे सकते हैं, और जान देना राष्ट्र के लिए वो तो अंतिम उपाय है ही, अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए दे सकते हैं। गुड लक, कल आगे मिलेंगे फिर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।